नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया क्या बैन किया। जेनजियों ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब बैन होते ही बवंडर सा आ गया। इस वक्त पड़ोसी मुल्क नेपाल आग की लपटों से घिरा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या नेपाल में लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है? क्या नेपाल में एक बार फिर राजशाही शुरू हो जाएगी? क्या अब नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि एक राजा की सरकार चलेगी, जो पहले भी सैकड़ों सालों तक नेपाल पर राज करते रहे? और पूर्व राजा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन से क्या संबंध है, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले जरूरी है कि आप जान लें कि अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस वक्त वहां आपका जाना या आपके परिवार का जाना ठीक नहीं, क्योंकि इस वक्त पड़ोसी मुल्क नेपाल धधक रहा है। देश की जेनजी जनरेशन ने नेपाल का तख्ता पलटने की ठान ली है और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। ये खबर लिखे जाने तक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग भी लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ भी की गई है। इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि नेपाल में एक बार फिर राजतंत्र पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है और तानाशाही वापस होने जा रही है। आसान शब्दों में समझें तो इस वक्त नेपाल में आपातकाल जैसे हालात हैं और एक बार फिर से नेपाल की सत्ता वहां के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के हाथों में जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा दौड़ा करके पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो वहीं सेना हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री ओली अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पीएम ओली ने नेपाल छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देबुआ और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के निजी आवासों पर हमला किया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदर्शनकारियों का देश की सत्ता, सरकार और नेताओं से भरोसा उठ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एकदम शांत से दिखने वाले नेपाल में इतना उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया? आगे क्यों 18 साल से 25 साल की जेनजी जनरेशन इस वक्त सड़कों पर उतर आई और क्यों उसने सरकार गिराकर तख्ता पलटने की तैयारी कर ली? आगे क्यों सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए, जिससे नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा? इसके पीछे भी एक पुख्ता वजह है। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपके सामने उस वजह का खुलासा करेंगे जिसने पूरे नेपाल को जंग का मैदान बना दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। कुछ दिनों पहले नेपाल की सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब देश में ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसी कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे देश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि फेक न्यूज, फर्जी अकाउंट और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा कि सभी सोशल मीडिया कंपनी हमारे नेपाल में स्थानीय प्रतिनिधि और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करें, ताकि कंटेंट पर जवाबदेही तय की जा सके। इसके लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन का वक्त भी दिया, जो मियाद 3 सितंबर को खत्म हो गई। लेकिन इन कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिसके बाद 4 सितंबर को फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे कुल 26 नेटवर्किंग साइट्स को बंद कर दिया गया, जिससे नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन क्यों ना करवा सकी, या उन्होंने करवाने की कोशिश ही नहीं की? तो इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल रजिस्ट्रेशन में नियम तय किए गए थे कि हर कंपनी को नेपाल में एक लोकल ऑफिस बनाना होगा, गलत कंटेंट हटाने के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना होगा, कानूनी नोटिसों का जवाब देना होगा और सरकार के साथ यूजर का डेटा शेयर करना होगा। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूरोप जैसे बड़े देशों में कंपनियां लोकल प्रतिनिधि रख लेती हैं, क्योंकि वहां यूजर बहुत ज्यादा हैं। लेकिन नेपाल का यूजर बेस छोटा है, इसलिए कंपनियों को काफी पैसा खर्च करना होगा। इतना ही नहीं, कंपनियों का मानना है कि अगर वो नेपाल सरकार की शर्तें मान लेती तो बाकी छोटे देश भी ऐसी मांग कर सकते थे। वहीं कई जानकारों का मानना है कि नेपाल एक बार फिर राजशाही की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह है नेपाल में बढ़ता भ्रष्टाचार और पूर्व राजा पर लगातार बढ़ रहा लोगों का भरोसा। नौजवानों का मानना है कि नेपाल में नेपोटिज्म हावी हो गया है। यहाँ पद परिवार के रसूख पर मिलता है, योग्यता पर नहीं, जिससे नेपाल के युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसका बीज काफी पहले पड़ चुका था, जिसका असर अब दिख रहा है। दरअसल नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह इसी साल जब 9 मार्च को पोखरा से काठमांडू पहुंचे तो हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को फिर से राजधर्म बनाने की मांग की। इस भीड़ में
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के सदस्य और कार्यकर्ता शामिल थे। दरअसल बड़े भाई वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार के नृशंस हत्या के बाद 77 साल के ज्ञानेंद्र 2001 में नेपाल के राजा बने। 2005 तक वो बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्ति के देश के संवैधानिक प्रमुख बने रहे। इसके बाद उन्होंने ये कहकर पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली कि वो राजशाही विरोधी माओवादी विद्रोहियों को हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बस यहीं से नेपाल में आपातकाल की घोषणा हो गई। ऐसा आरोप है कि राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार और संसद को भंग करते हुए नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया। देश में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई। इसके बाद वो सेना के जरिए देश पर शासन करने लगे। इसके बाद उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और 2006 में मजबूर होकर राजा ज्ञानेंद्र ने एक बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंप दी। इसी के साथ सरकार ने माओवादियों के साथ शांति समझौता किया और एक दशक से चल रहे गृहयुद्ध का अंत हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान भी गई थी। 2008 में संसद ने नेपाल की 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया। इसके बाद देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में तब्दील हो गया। इसके बाद ज्ञानेंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ी। तब से नेपाल में 13 सरकारें आ चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन सरकारों से निराश हुए हैं। अहम बात है कि गद्दी से हटाए जाने के बावजूद ज्ञानेंद्र शाह ने देश नहीं छोड़ा। 18 फरवरी को नेपाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने नेपालियों से देश की रक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। और अब जब जेनजी सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने आंदोलन पर सरकारी कार्रवाई के दौरान हुई जनहानि पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि युवाओं की जायज मांगों पर ध्यान दिए बिना उनकी जान लेना बेहद दुखद है। लगातार नेपाल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार इस अपडेट्स पर हम बने हुए हैं। जो भी इस मामले में अपडेट्स आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। किसकी सरकार बनती है, नेपाल अब लोकतांत्रिक बसता है या फिर राजशाही के हाथों में चला जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी अपडेट्स रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, उसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।